नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। जैसा कि आपने पढ़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, इसे लेके काफ़ी चर्चा हो रही है। और भारतवर्ष में जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो 10 सालों का मेरा अनुभव है, जैविक खेती को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलतफहमियाँ भर दी गई हैं या लोगों ने गलतफहमी पाल रखी है जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के। पहली चीज़ तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि हम एकदम से सारा कुछ छोड़ करके ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। दूसरी चीज़, बहुत लोग जब ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है, जिससे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ देते हैं या जैविक खेती छोड़ देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में सफल कैसे हुआ जाए या कौन से वो तरीके अपनाए जाएं जिससे जैविक खेती की जा सके। देखिए, अभी पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जैविक खेती के एक भ्रम को लेकर के। श्रीलंका का जो हाल हुआ है, श्रीलंका को आप पढ़ें, वहाँ के राजपक्षे सरकार ने जब अपने पूरे श्रीलंका में केमिकल फर्टिलाइज़र पे रोक लगा करके उन्होंने कहा कि एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की जाए, एकदम से तुरंत ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती एकदम से शुरू की जाए। उसका कंडीशन ये हुआ कि प्रोडक्शन की यील्ड घट गई, जिन्होंने किया उनकी यील्ड घटी। और दूसरी चीज़, बहुत सारे किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। बाद में जब वहाँ कृषि उपज कम हुई तो चाइना से प्रोडक्ट मंगाए गए जो नकली थे, आप जानते हैं, फिर उसे वापस किया गया। और आज देखिए, सरकार ने फिर से उसे फैसला लेना पड़ा कि नहीं, किसान अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर डाल चुक सकते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो गया, जिसका कारण आज श्रीलंका भुगत रहा है। दूसरा एग्जाम्पल भारत में सिक्किम का मैं दूंगा। सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। भारत का एक ऐसा राज्य जो सिक्किम पूरी तरह ऑर्गेनिक स्टेट बना। यदि आप उसे पढ़ेंगे तो उसे आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक स्टेट बनने का जो सफ़र है वो पवन चौमलिंग सरकार का लगभग 15 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सिक्किम जैसा राज्य एक फुल ऑर्गेनिक स्टेट बन पाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम और आप या हमारा किसान, जिसे भ्रमित किया जा रहा है कि एकदम से आप जैविक खेती करो और एकदम से केमिकल फर्टिलाइजर छोड़ दो, क्या वाकई वो सफल हो पाएगा? क्या वाकई वो अपने आप को इस महंगाई के दौर में सरवाइव कर पाएगा? हमारे यहाँ एक चैलेंज ये भी है कि जैविक खेती आप कर तो लेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को खपाएंगे क्या, या उसकी जो रेट आप चाहते हैं वो रेट मिलेगा कहां? इन सारी समस्याओं से बचने का, और सारी समस्याओं से यदि बचे रहना चाहते हैं, तो उसका सीधा सिंपल फार्मूला मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। आइए बात करते हैं जैविक खेती के बारे में। पहले तो ये समझिए कि जैविक खेती को लेकर के भारतवर्ष में भ्रम की स्थिति क्या है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में जैविक खेती को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह है कि यदि रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग यदि हम खेतों में करते हैं, चाहे थोड़ी भी मात्रा में हो, एक दाना भी करें, तो वो जैविक खेती नहीं होगी। और एकदम से सारा कुछ बंद करके गोबर और जो घरेलू संसाधन है उससे करेंगे तो जैविक खेती होगी। आप पहली बार में यदि रासायनिक फर्टिलाइजर छोड़ करके भी खेती करें और जो आपके खेत में प्रोडक्शन होता है उसे जांच कराएं, तो आपके खेतों में पड़े हुए केमिकल के रिड्यूस उस अनाज में आएंगे और वो आपका अनाज जैविक नहीं होगा। इसलिए जैविक खेती यदि आप करना चाहते हैं तो इसका सही जो तरीका है, यदि एक किसान जैविक तरफ से जाना चाहता है या प्रॉफिटेबल फार्मिंग करना चाहता है, लाभदायक खेती करना चाहता है, तो उसे कम से कम 3 से 5 साल अपने खेतों पे लगाना होगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारे खेतों में, देखिए, बहुत सारे किसान, जितने सारे किसान देख रहे हैं, शायद ही किसी के पास उसके सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट हो या मिट्टी के जांच
कराया हो उनका रिपोर्ट हो। जिन्होंने मिट्टी की जांच कराई हो और जिनके पास मिट्टी की रिपोर्ट हो वो प्लीज कमेंट करके अपना नाम जरूर बताएं। मैं पिछले 10 सालों से इस सेक्टर में काम कर रहा हूं और सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनके पास एपडा सर्टिफाइड हो गए हैं, उनका सॉइल सर्टिफाइड हो गया है, उनकी फसलें सर्टिफाइड हो गई हैं। अब यदि हम क्यों नहीं सफल हो पाते हैं एकदम से केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ने के बाद, हम क्यों सफल नहीं हो पाते अधिक यील्ड लेने में, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि क्या आपको अपने खेत का कार्बनिक मैटर पता है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, CN रेशियो पता है? क्या आपके खेत का पीएच, मैं सिंपल भाषा में कहूं तो पीएच का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे एक इंसान है, उसके शरीर में जैसे लीवर काम करता है, लीवर यदि बढ़िया हुआ तो थोड़ा सा भी खाएंगे तो शरीर को लगेगा, और लीवर खराब हुआ तो चाहे जितना न्यूट्रिशन हम खिलाएं, देसी घी खिलाएं, आपका कोई मतलब नहीं है। जस्ट लाइक खेत में पीएच भी यही काम करता है। पीएच यदि आपके खेत का 6.5 से 7.5 है या 6 से 8 के बीच है तो आप थोड़े से न्यूट्रिशन में भी अच्छी फसल ले सकते हैं। तो हमें जो ध्यान रखना है, तीसरा चीज ध्यान रखना है, वो है हमारे खेत में बैक्टीरिया के ऊपर। जैविक खेती में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ी मुश्किल चीज है, जो सबसे ज्यादा टफ है, वो है पेस्ट मैनेजमेंट का, कि हम कीटों को कैसे कंट्रोल करेंगे। आज हम किसानों से कहते हैं, किसान कहते हैं कीट को कैसे कंट्रोल करें। कीट तो लगेगा, उसके लिए जहर डालना पड़ेगा। क्या 30-40 सालों पहले जब हम कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते थे तो खेती नहीं होती थी? होती थी। 4000 सालों से पुराना हमारा इतिहास है और तब से हमारे पूर्वज खेती करते आ रहे हैं। मित्रों, सबसे जरूरी जो सॉइल में, मिट्टी में, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी में जरूरी तत्व है वो है बैक्टीरिया। 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा बैक्टीरिया होनी चाहिए। यदि आज आप टेस्ट कराएं, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 1 करोड़ से काफी कम है, इनकी संख्या कम है। कुछ वैसे मित्र कीट जो गायब से ही हो गए, जैसे केंचुआ, गोबरौला, झिंगुर, ये जो मित्र कीट थे जो आपके खेत में फ्री ऑफ कास्ट काम करते थे, वो लगभग गायब से हो गए। इन्हें हमें हर हाल में बढ़ाना होगा। और यदि आपने अपने खेतों में मित्र कीटों की संख्या को बढ़ा लिया तो वैसे भी आप 70% कीटों पे कंट्रोल पा जाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि नेचर ने एक ऐसा सर्कल बना रखा है, जैसे हमारे खेत में मित्र कीटों में 2 तरह की कैटेगरी है। एक पौधे को भोजन बनाने में सहायता करता है और दूसरा जब शत्रु कीट हमारे पौधे पे अंडा देता है, जैसे ये फूल है, जब शत्रु कीट यहाँ अंडा देगा, इसकी इस डंठल पे अंडा देगा, तो हमारा जो मित्र कीट है उसको खुशबू जाएगी और वो चढ़ के आकर के यहाँ जो अंडे पड़े हैं शत्रु कीट के, उनको वो खा जाएगा। जब वो खा जाता था तो हमारा क्या होता था? पेस्ट मैनेजमेंट होता था। बचे हुए जो कीट थे या इल्लियां थी, उनको राख छीट करके हमारे पूर्वज कंट्रोल कर लेते थे। मित्रों, जब हम जहर छींटते हैं तो आपको जान के हैरानी होगी, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़े हैं कि मात्र 1% भाग ही कीड़ों पे गिरता है, बाकी 99% भाग आपके फल, फूल और इसी से होके जमीन में गिरता है, जिससे हमारे जो मित्र कीट हैं, जो बैक्टीरिया है, वो मर रहा है या मर गया है, जिससे आपकी जमीन कड़क हो रही है, जिससे आपकी जमीन भारी हो रही है, जिससे हमारा केंचुआ गायब हो गया, जिससे हमारे जमीन की जल धारण की क्षमता जो है वो कम हो गई। अब कहना क्या है, यदि आप सफल किसान बनना चाहते हैं जैविक खेती के लिए, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। हमारे 2 हाथ हैं, दोनों से 2 काम करने पड़ेंगे। पहले हाथ से काम हमें करना पड़ेगा कि पहले साल 3 साल आपको एक्सरसाइज करने हैं, 3 से 4 साल आप 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर हो सकते हैं। पहला काम ये करना है कि केमिकल फर्टिलाइजर जितना आप डालते हैं उसका 30% कम करेंगे, और जो केमिकल स्प्रे करते हैं उसमें प्रयास करेंगे कि सबसे, जैसे हम जब जाते हैं तो कहते हैं कि हमें तगड़ा वाला कीटनाशक दीजिए, वो रेड वाला जो लाल निशान होता है उसको दे देता है, आप लेके स्प्रे करते हैं, उससे बचना होगा। हमें वो कीटनाशक यूज करने होंगे, वो भी कब? जब आवश्यकता पड़े तब। हमें केमिकल इसलिए बनाया गया कि हम उसका सहारा ले लें, सहारा लेके अपनी खेती को बचाएं, और हम क्या हो गए? उस पर डिपेंड हो गए। हमें डिपेंड नहीं होना है। यदि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो पहले 30% रासायनिक फर्टिलाइजर को कम करना है, और साथ में केमिकल स्प्रे
कीट मैनेजमेंट का जो तरीका है जो मैं बता रहा हूं उसको अपनाना है। दूसरा, अपने खेतों में आग लगाने से बचिए। आग लगाने से जितना हो सके उतना बचिए। कारण क्या है, यदि ये सरसों का प्लांट है, देखिए ये सरसों का पौधा है और सरसों के पौधे को सरसों हमने यहां से काट लिया और इसके बाद जो डंठल बच रही है इसे मैं यदि जलाता हूं तो यकीन मानिए इसके निर्माण में भी, ये जो जलेगा डंठल, इसके निर्माण भी में भी जमीन से पोषक तत्व लगे हैं। और यदि इसे जला दूंगा तो न तो ये हमारे काम आएगा और न खेत के काम आएगा। हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे सड़ा सकते हैं। अपने खेत के एक कोने में 5 फीट गड्ढा खोद करके इन सारी फसलों को ले आकर के वेस्टेज को हम डाल देंगे और कोई भी खेती हम 3 महीने से कम की नहीं करते हैं। जब भी पानी चलाएंगे उसमें पानी दे देंगे तो 120 दिन में ये सड़ करके पूरा बहुत बढ़िया कंपोस्ट हो जाएगा, जो हमारे खेतों में बैक्टीरिया के लिए, मित्र कीटों के लिए बहुत बढ़िया भोजन का काम करेगा। तीसरा काम, ताजा गोबर आप अपने खेतों में मत डालिए, उससे आपके खेतों में घास बढ़ेगी, फंगस बढ़ेगा। उसका कारण क्या है कि जैसे हमारे घरों में माताएं और बहनें जब गेहूं फैलाती हैं, जब पशु गेहूं खा लेता है तो उसके गोबर में भी गेहूं आता है। इसी तरह जब वो घास खाता है तो घास के छोटे छोटे बीज भी हमारे गोबर में होते हैं, उसे फेंकने के बाद घास बढ़ती है। तो इन चीजों से आप बचें। करना क्या है आपको, पहली चीज, गोबर है तो गोबर की सलरी बना सकते हैं। सलरी बनाने का वीडियो मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको देख लीजिएगा। सलरी बना लीजिए। एक गाय यदि आपके पास है, एक पशु आपके पास है, तो आप लगभग 30 एकड़ की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। एक पशु पे 30 एकड़ की खेती की जा सकती है, वीडियो में बताया हूं, और उसमें सलरी बना के 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है, उससे आप कर लीजिएगा। दूसरी चीज सलरी। तीसरी चीज, यदि आपके पास पोल्ट्री फार्म, अगल बगल पोल्ट्री फार्म हो, तो 100 किलो मुर्गी की खाद यदि आप उसको सही कर लें, उसे सही तरीके से बना लें, तो रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग आप अपने खेतों में 75% घटा सकते हैं। तीसरी चीज, बर्मिंग कंपोस्ट और गोबर की खाद यदि आपके पास जितनी मात्रा में हो उसको अपने खेतों में आप डाल सकते हैं, उससे भी खेती हो सकती है। यदि आपके पास, देखिए इसमें लेबर ज्यादा लगता है, यदि आप बड़े स्केल पे करना चाहते हैं तो हमेशा आपका ध्यान अपने प्रॉफिट पे होना चाहिए। प्रॉफिट मीन्स क्या हो गया, यदि आप एकदम से रासायनिक फर्टिलाइजर को छोड़ेंगे तो होगा क्या कि हमारी खेती में उत्पादन घटेगा, हमारा किसान लॉस में जाएगा। और यदि धीरे धीरे हम रासायनिक फर्टिलाइजर को कम करेंगे, अपनी खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे, तो 3 से 5 सालों के बाद एक ऐसा समय आएगा जहां पे 25 किलो रासायनिक फर्टिलाइजर के साथ आप अपने खेतों में खेती कर सकते हैं। 25 किलो भी तब यूज करना है क्योंकि अभी भारतवर्ष में ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए, ऑर्गेनिक अनाज के लिए अलग से मार्केट और मंडी नहीं है। यदि आपके यहाँ अलग से अनाज और मंडी है या मार्केट है वेजिटेबल्स और अनाज की, तो आप चाहें तो 100% विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी फर्टिलाइजर, आप चाहें तो 3 से 5 साल के बाद आप कोई भी फसल कर सकते हैं। यहां तक कि हमारे किसानों ने आलू जैसी फसल को भी ऑर्गेनिक कर दिखाया है। और आपको हैरानी होगी कि आज 18 जनवरी को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 18 जनवरी 2022 को। अभी 18 जनवरी से पहले जनवरी में 3-4-5 दिनों तक मौसम बहुत ही खराब था। किसानों को अगैती और पछेसी झुलसा बहुत परेशान किया, लेकिन उन खेतों में एक भी पौधा झुलसा का नहीं है। उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब बात करते हैं, यदि आप इन चीजों को, जैविक खेती की बात करते हैं, यदि इन चीजों को प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो बने बनाए प्रोडक्ट भी कंपनियों के मार्केट में है, उनसे आप यूज कर सकते हैं। ग्रीन प्लैनेट बायो प्रोडक्ट इसमें एक बहुत बेहतर नाम है, जो सर्टिफाइड एपडा, यूएसडीए, वैदिक ऑर्गेनिक, इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट देता है और 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देता है। तो इनसे भी लेकर के जैविक खेती आप शुरू कर सकते हैं। जैविक खेती करते समय हमेशा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते समय हमेशा यह ध्यान दें कि भ्रम के कंडीशन में न जाए। आपके द्वारा उगाया गया, एक किसान के द्वारा उगाया गया हर वो प्रोडक्ट
ऑर्गेनिक है, जैविक है, जिसे टेस्ट करने के बाद इंसान को खाने में जब वो हम खाएं तो उसमें जो है हार्मफुल जो केमिकल हो उसकी मात्रा कम हो, या हार्मफुल केमिकल्स की जो मात्रा रखी गई है, मापक है, उससे कम होगी तो कोई भी समस्या नहीं है। आपके द्वारा उगाया गया हर वो अनाज ऑर्गेनिक है जिसे टेस्ट करने के बाद लैब में उसमें ऑर्गेनिक कोई साइड इफेक्ट करने वाले तत्व नहीं पाए जाते, वो हर ऑर्गेनिक है। इस भ्रम से बचिए कि हमें रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं डालना है, हमें कुछ स्प्रे नहीं करना है, धीरे धीरे कर सकते हैं। रही बात पेस्ट मैनेजमेंट की, मैं बात कर रहा था, पेस्ट मैनेजमेंट में यदि जमीन में पेस्ट हैं, जमीन में कीड़े हैं, तो उसके लिए हमारे पास नीम का पौधा एक बेहतर विकल्प है। नीम का पत्ता, डंठल, छाल, जैसा कि आप जानते हैं कि सब कुछ काम लायक है, और हमारे घरों में या गांव में जो नीम के पौधे होते हैं, बहुत सी माताएं बहनें उसको झाड़ के फेंक देती हैं। आप झाड़िए नहीं, उसे बटोरिए, रोस्ट करिए, सुखाइए, ग्लेंड करके खेत में डाल दीजिए, और ऐसे भी जोताई करते समय खेत में डालते हैं तो उससे पेस्ट मैनेजमेंट होता है जमीन के कीड़ों का। दूसरा, आपके खेतों में यदि दीमक हो तो धतूरा धतूरा एक पौधा है, उसे लेकर के आप अपने खेतों में यदि उसके फलों को सुखा करके उसका पाउडर बना के डालते हैं, उस पर बहुत बढ़िया काम आता है। तीसरी चीज आती है कि जब आपके खेतों में फ्लावरिंग कंडीशन शुरू हो, या आपके खेत में वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं और सब्जियों की खेती कर रहे हैं और अमावस्या पूर्णिमा आती है, तो उस दिन, उससे एक दिन पहले, अमावस्या पूर्णिमा के दिन और अमावस्या पूर्णिमा के एक दिन बाद तक नीम के तेल का स्प्रे विथ एक्टिवेटर करें। क्योंकि नीम का तेल विदाउट एक्टिवेटर करेंगे तो या तो पहले निकल जाएगा या जमीन में वो नीचे तली में बैठ जाएगा। तो इस तरह करें। कोई दिक्कत होती है 92 36 11 47 11 पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें तो अपना नाम और पता जरूर लिखें। आइए इस कारवां को आगे बढ़ाएं। पिछले 10 सालों से मैं लगा हूं भारतवर्ष के लोगों को जगाने में, आप भी सहयोग करें। आइए, जहर मुक्त खेती में आपका स्वागत है। जहर मुक्त खेती किया जाए, क्योंकि आज का हर किसान अपने हाथों से अपने बच्चों को जाने अनजाने में जहर पिला रहा है। वो जहर खरीदता है, ला करके अपने खेतों में डालता है, और जो सबसे पहली क्रॉप होती है वो ले जाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। इस तरह हमारा पढ़ा लिखा किसान जो एमएससी है, बीएससी एजी है, वो भी किसान अपने हाथों से अपने बच्चों को जहर खिलाने का काम कर रहा है। आइए इस जहर में जकड़े हुए किसान को निकालें, काम करें कुछ लोगों के लिए, कुछ मानवता के लिए, और शुरू करें जैविक खेती। अपने खाने के लिए, अपने परिवार के खिलाने के लिए शुरू करिए जैविक खेती। मैंने शुरू किया है अपने खेतों में जैविक खेती, आप भी करिए और बचिए जहर से। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।